अभय शहर के उस फेमस रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी सोनी के साथ अपनी विवाह की दूसरी एनिवर्सरी मनाने आया था। वह ऑर्डर देने ही वाला था कि सामने से एक जोड़ा आते दिखा। लड़की पर नज़र टिकी तो पाया वह उसकी प्रिय दोस्त संतोष की पत्नी विभा है। उसके साथ वाले युवक को उसने पहले कभी नहीं देखा था। संतोष के सभी मित्रों और रिश्तेदारों से अभय परिचित था। पड़ोसी होने के कारण वे बचपन से एक साथ खेले कूदे और पढ़े थे। यह भी एक संयोग ही था कि उन्हें नौकरी भी एक ही शहर में मिली। कार्य क्षेत्र अलग होने के बावजूद उन्हें जब भी मौका मिलता वे अपने परिवार के साथ कभी डिनर पर चले जाते तो कभी किसी छुट्टी के दिन पिकनिक पर। उनके कारण उन दोनों की पत्नियां भी अच्छी मित्र बन गई थीं। संतोष का टूरिंग जॉब था। वह अपने काम के सिलसिले में महीने में लगभग 10-12 दिन टूर पर रहा करता था। इस बार भी उसे गए लगभग 10 दिन हो गए थे, लेकिन उसने फ़ोन द्वारा शादी की एनिवर्सरी पर उन्हें शुभकामनाएं दे दी थी, किंतु फिर भी आज उसे उसकी कमी बेहद खल रही थी। दरअसल संतोष को ऐसे आयोजनों में भाग लेना न केवल पसंद था, बल्कि समय पूर्व ही योजना बनाकर वह छोटे अवसरों को भी विशेष बना दिया करता था। संतोष के न रहने पर अभय का मन कोई खास आयोजन करने का नहीं था, किंतु जब पत्नी सोनी ने रात का खाना बाहर खाने का आग्रह किया तो वह मना नहीं कर पाया। कार्यक्रम बनते ही सोनी ने विभा को आमंत्रित किया तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर उसे इस समय देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उसकी तबीयत खराब है। उस युवक के साथ खूब नज़र आ रही है। अभय को सोच में पड़ा देख सोनी ने पूछा तो उसने विभा और उस युवक की तरफ इशारा करते हुए अपने मन का संशय उगल दिया। तुम पुरुष भी किसी औरत को किसी मर्द के साथ देखा नहीं कि मन में शक का कीड़ा कुलबुला उठा। होगा कोई उसका रिश्तेदार या सगा संबंधी या फिर कोई मित्र। आखिर इतने इतने दिन अकेली रहती हैं। हमेशा घर में बंद होकर तो रहा नहीं जा सकता। कभी ना कभी तो उसे किसी के साथ की सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी ही। वह प्रतिरोध करते हुए बोली, न जाने क्यों मुझे पुरुषों की यही मानसिकता बेहद बुरी लगती है। विवाह हुआ नहीं कि वे स्त्री को अपनी जागीर समझने लगते हैं। ऐसी बात नहीं है सोनी। तुम ही तो कह रही थी कि जब तुमने डिनर का निमंत्रण दिया था तब विभा ने कह दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और अब इसके साथ यहाँ यही बात मन में संदेह पैदा कर रही है। और तुमने देखा नहीं वह कैसे उसके हाथ में हाथ डालकर अंदर आई है तथा उससे हंस हंस कर बातें कर रही है। मन का संदेह चेहरे पर झलक ही आया। वह समझदार है। हो सकता है वह दाल भात में मुसल चंदना बनना चाहती हो, इसलिए झूठ बोल दिया हो। वैसे भी किसी स्त्री का किसी पुरुष का हाथ पकड़ना या किसी से हंसकर बात करना सदा संदेहपूर्ण क्यों हो जाता है। फिर भी अगर तुम्हारे मन में संशय है तो चलो उन्हें भी अपने साथ डिनर में शामिल होने का फिर से निमंत्रण दे देते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सोनी ने अभय का मूड खराब होने के डर से बीच का मार्ग अपना लेना ही सही समझा। हाँ, यही ठीक रहेगा। किसी के अंदरूनी मामले में दखल न देने के अपने सिद्धांत के विपरीत अभय सोनी की बात से सहमत हो गया। दरअसल वह उस उलझन से मुक्ति पाना चाहता था जो उसके दिल और दिमाग को मथ रही थी। वैसे भी विभा कोई गैर नहीं, उसके अभिन्न मित्र की पत्नी है। वे दोनों उठकर उनके पास गए। उन्हें इस तरह अपने सामने पाकर विभा चौंक गए, मानो वो समझ नहीं पा रही हो कि क्या कहे। दरअसल विभा, हम लोग यहाँ डिनर के लिए आए हैं। वैसे मैंने सुबह तुमसे कहा भी था, पर उस समय तुमने कह दिया कि तबीयत ठीक नहीं है। पर अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो हम चाहेंगे कि तुम हमारे साथ ही डिनर कर लो। इससे हमें बेहद ज़्यादा प्रसन्नता होगी। सोनी उसे अपनी और आश्चर्य से देखते हुए भी सहजता से बोली। पर विभा ने झिझकते हुए कहना चाहा, पर वर कुछ नहीं विभा जी, संतोष नहीं है तो क्या हुआ, आपको हमें कंपनी देनी ही होगी। आप भी चलिए मिस्टर, आप शायद विभा जी के मित्र हैं। अभय ने उस अजनबी की ओर देखते हुए कहा। यह मेरा भाई सौरव है, एकाएक विभा बोली। वेरी ग्लैड टू मीट यू सौरव। मैं अभय
संतोष का लंगोटिया यार। पर भाभी, आपने कभी इनके बारे में नहीं बताया, कहते हुए अभय ने बड़े गर्मजोशी से हाथ मिलाया। यह अभी कुछ दिन पूर्व ही यहाँ आए हैं, विभा ने कहा। ओ, तभी हम अभी तक नहीं मिले हैं, पर कोई बात नहीं, अब तो अक्सर ही मुलाकात होती रहेगी, अभय ने कहा। अजीब पसोपेश की स्थिति में विभा साथ आ तो गई, पर थोड़ी देर पहले चहकने वाली उस विभा तथा उस विभा में जमीन आसमान का अंतर लग रहा था। जितनी देर भी साथ रही, चुप ही रही, बस जो पूछते उसका जवाब दे देती। अंत में सोनी ने कह भी दिया, लगता है तुमको हमारा साथ पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल तबीयत अभी ठीक नहीं लग रही है, झिझकते हुए विभा ने कहा। बात आई गई हो गई। एक दिन अभय शॉपिंग मॉल के सामने गाड़ी पार्क कर रहा था कि वे दोनों फिर दिखें। उनके हाथ में कुछ पैकेट थे, शायद शॉपिंग करने आए थे। आजकल तो संतोष भी यही है, फिर ये दोनों अकेले क्यों आए? मन में फिर संदेह उपजा। फिर यह सोचकर उसे दबा दिया कि वह उसका ममेरा भाई है, भला उसके साथ घूमने में क्या बुराई है। संतोष के घर आने पर एक दिन बातों बातों में अभय ने कहा, भाई तुम्हारा ममेरा साला आया है, तो क्यों ना इस संडे को कहीं पिकनिक का प्रोग्राम बना ले। बहुत दिनों से दोनों परिवार मिलकर कहीं बाहर गए भी नहीं हैं। ममेरा साला? विभा का तो कोई ममेरा भाई नहीं है, चौंक कर संतोष ने कहा। पर विभा भाभी ने तो उस युवक को अपना ममेरा भाई बताकर ही हमसे परिचय करवाया था। उसे विभा भाभी के साथ मैंने अभी पिछले हफ्ते भी शॉपिंग मॉल से खरीदारी करके निकलते हुए देखा था। क्या नाम बताया था उन्होंने? हाँ, सौरव। अभय ने दिमाग पर जोर डालते हुए उसका नाम बताते हुए पिछली सारी बातें भी उसे बता दी। हो सकता है कोई कजिन हो, कहते हुए संतोष ने बात संभालने की कोशिश की। हाँ, हो सकता है, पर पिकनिक के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अभय ने फिर पूछा। मैं बाद में बताऊंगा, शायद मुझे फिर बाहर जाना पड़े, संतोष ने कहा। अभय भी चुप लगा गया। वैसे अभय की पारखी नज़रों से यह बात छिप नहीं पाई कि उसकी बात सुनकर संतोष परेशान हो गया है। ज़्यादा कुछ न कहकर संतोष कुछ काम है कहकर उसके पास से हट गया। उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि दोस्ती चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्ति किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। उधर संतोष अभय के प्रति अपने व्यवहार के लिए स्वयं को धिक्कार रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई प्रोग्राम बनने से पूर्व ही अधर में लटक गया था, पर वह करता भी तो क्या करता। अभय की बातें सुनकर उसके दिल में शक का कीड़ा कुलबुलाकर नागफनी की तरह डंक मारते हुए उसे दंशित करने लगा था। वह जानता था कि उसे महीने में 10-12 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है। ऐसे में हो सकता है विभा की किसी के साथ घनिष्ठता हो गई हो। इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, पर उसे यही विचार परेशान कर रहा था कि विभा ने उस सौरव नामक व्यक्ति से उसे क्यों नहीं मिलवाया, जबकि अभय के अनुसार वह उससे मिलती रहती हैं। और तो और उसने उसका अभय से अपना ममेरा भाई बताकर परिचय भी करवाया, जबकि उसकी जानकारी में उसका कोई ममेरा भाई है ही नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर सिर्फ अनुमान के आधार पर किसी पर दोषारोपण करना उचित भी तो नहीं है। एक दिन जब विभा बाथरूम में थी तो वह उसका फ़ोन सर्च करने लगा। एक नंबर उसे संशय में डालने लगा, क्योंकि उसे बार बार डायल किया गया था। नाम था सौरव। अभय की जानकारी में विभा का कोई दोस्त नहीं है, फिर उससे बार बार बातें क्यों किया करती है? और अगर उसका कोई दोस्त है तो उसने उसे बताया क्यों नहीं? मन ही मन संतोष ने सोचा तो उसके अंतर मन ने कहा कि यह तो कोई बात नहीं है कि वह हर बात तुम्हें बताए या अपने हर मित्र से तुम्हें मिलवाए, पर जीवन में पारदर्शिता होना सफल वैवाहिक जीवन का मूल मंत्र है। अपने अंदर उठे सवाल का वह खुद जवाब देता है कि वह तुम्हारा हर तरह से तो ख्याल रखती है, फिर मन में शंका क्यों? शायद जिसे हम हद से ज़्यादा प्यार करते हैं उसे खो देने का विचार ही मन में असुरक्षा पैदा कर देता है। अगर ऐसा है तो पता लगा सकते हो, पर कैसे? मन तर्क वितर्क में उलझा हुआ था। अचानक सौरव में उसे कुछ संबंध नजर आने लगा और उसने वही नंबर डायल कर दिया। बोलो विभा,
उधर से किसी पुरुष की आवाज़ आई। पुरुष स्वर सुनकर उसे लगा कि कहीं गलत नंबर तो नहीं लग गया, अतः ऑफ करके पुनः लगाया। पुनः वही आवाज़ आई, बोलो विभा। पहले फ़ोन क्यों काट दिया? कुछ गड़बड़ है क्या? उसे लगा अभय ठीक ही कह रहा था। विभा उससे ज़रूर कुछ छिपा रही है, पर क्यों? कहीं सच में तो उसके पीछे उन दोनों में। अभी वह यह सोच ही रहा था कि विभा नहा कर आ गई। उसके हाथ में अपना मोबाइल देखकर बोली, कितनी बार कहा है मेरा मोबाइल मत छुआ करो। मेरे मोबाइल से कुछ नंबर डिलीट हो गए थे, उन्हीं को फिट कर रहा था। न जाने कैसे ये शब्द उसकी ज़ुबान से फिसल गए। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वह ऐसा ही करने लगा जैसा उसने कहा था। इसी बीच उसने 2 आउटगोइंग कॉल जो सौरव को करे थे उन्हें भी डिलीट कर दिया, जिससे अगर वह सर्च करे तो उसे पता ना चले। अब संदेह बढ़ गया था, जब तक सच्चाई की तह में नहीं पहुंच जाए तब तक वह उससे कुछ भी कहकर संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता था। उसकी पत्नी का किसी के साथ गलत संबंध है तथा वह उससे चोरी छिपे मिला करती है, यह बात भी वह सह नहीं पा रहा था। क्यों उसकी पत्नी को उसके अलावा भी किसी अन्य के साथ की आवश्यकता पड़ने लगी है? तुम इतने दिन बाहर टूर पर रहते हो, अपने एकाकीपन को भरने के लिए विभा किसी के साथ की चाह करने लगे तो इसमें क्या बुराई है? अंतर मन ने पुनः प्रश्न किया। बुराई संबंध बनाने में नहीं बल्कि छिपाने में है। अगर संबंध पाक साफ है तो छिपाना क्यों और किस लिए? शायद इसलिए कि तुम ऐसे संबंध को स्वीकार न कर पाओ, सदा संदेह से देखते रहो। क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? नए जमाने का हूँ, स्वस्थ दोस्ती में कोई बुराई नहीं है, सब कहने की बात है। अगर ऐसा होता तो तुम इतने परेशान ना होते, सीधे सीधे उससे पूछ नहीं लेते। पूछने पर मन का शक सच निकल गया तो सह नहीं पाऊंगा, और अगर गलत निकला तो क्या मैं उसकी नज़रों में गिर नहीं जाऊंगा? जल्दबाजी क्यों करते हो? शायद समय के साथ कोई रास्ता निकल ही जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। इस सोच ने तर्क वितर्क में डूबे मन को हौसला बंधाया। उनके विवाह को 10 महीने ही हो चले थे। वह अपने पीएफ में उसे नॉमिनी बनाना चाहता था। उसके लिए सारी औपचारिकता पूरी कर ली थी, बस विवाह की साइन करवाने बाकी थे। एक LIC भी खुलवाने वाला था, पर इस एपिसोड ने उसे बुरी तरह हिलाकर रख दिया। अब उसने सोच समझकर कदम उठाने का फैसला कर लिया। लेकिन विभा पहले की तरह सहज सरल थी, पर संतोष के मन में पिछली घटनाओं के कारण हलचल मची हुई थी। एक बार सोचा कि किसी प्राइवेट डिटेक्टर को तैनात कर विभा की जासूसी करवाए, जिसे पता चल सके कि वह कहाँ, कब और किससे मिलती है। पर जितना वह इसके बारे में सोचता, बार बार उसे यही लगता कि ऐसा करके वह अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक कर देगा। आखिर ऐसी संदेह भरी जिंदगी कोई कब तक बिता सकता है? अतः पता तो लगाना ही पड़ेगा, पर कैसे समझ नहीं पा रहा था। हफ्ते भर में ही ऐसा लगने लगा कि वह न जाने कितने दिनों से बीमार है। विभा पूछती तो कह देता कि काम की अधिकता के कारण तबीयत ढीली हो रही है। वैसे भी विभा का उसकी चिंता करना दिखावा लगने लगा था। आखिर जो स्त्री उससे छिपकर अपने मित्र से मिलती रही है, वह भला उसके लिए चिंता क्यों करेगी? उस दिन संतोष का मन बेहद अशांत था। ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। विभा ने पूछा तो कह दिया तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अतः छुट्टी ले ली। विभा ने डॉक्टर को दिखाने की बात कही तो वह टाल गया। आखिर बीमारी मन की थी, तन की नहीं। डॉक्टर भी भला क्या कर पाएगा? रात का खाना भी नहीं खाया। विभा के पूछने पर कह दिया कि बस एक गिलास दूध दे दो, खाने का मन नहीं है। विभा दूध लेने चली गई। उसके कदमों की आहट सुनकर उसे न जाने क्या सूझा कि अचानक अपनी छाती को कसकर दबा लिया तथा दर्द से कहराने लगा। दर्द से उसे यूं तड़पता देखकर उसने दूध मेज पर रखा तथा उसके पास क्या हुआ कहती हुई आई। उसके आते ही उसने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए तथा सांस रोककर ऐसे लेट गया मानो जान निकल गई हो। वह बचपन से तालाब में तैरा करता था, अतः 5 मिनट तक सांस रोक कर रखना उसके बाएं हाथ का खेल था। विभा ने उसके शांत पड़े शरीर को छुआ, थोड़ा झकझोरा, कोई हरकत ना पाकर बोली, लगता है यह तो मर गए, अब क्या करूं, किसे बुलाऊं?
संतोष को उसकी यह चिंता भली लगी। अभी वह अपने नाटक का अंत करने की सोच ही रहा था कि विभा की आवाज़ आई। सौरभ, हमारे बीच का कांटा खुद ही दूर हो गया। क्या तुम सच कह रही हो? विश्वास नहीं हो रहा है ना? अभी अभी हार्ट अटैक से संतोष मर गया। अब हमें विवाह करने से कोई रोक नहीं पाएगा। मम्मी पापा के कहने से मैंने संतोष से विवाह तो कर लिया, फिर भी तुम्हारे प्रति अपना लगाव कम नहीं कर सकी। घटना के बाद तो उन्हें भी कोई ऐतराज़ नहीं होगा। देखो, तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेवजह बातें होंगी। मैं अभय भाई साहब को इस बात की सूचना देती हूँ। वह आकर सब संभाल लेंगे। आखिर कुछ दिनों का शोक तो मुझे मनाना ही पड़ेगा। तब तक तुम्हें सब्र करना होगा। बातों से खुशी झलक रही थी। पहले दूध पी लूँ, फिर पता नहीं कितने घंटों तक कुछ खाने को ना मिले। बड़बड़ाते हुए विभा ने दूध का गिलास उठाया और पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर पीने लगी। संतोष सांस रोके यह सब देखता, सुनता और कुड़ता रहा। दूध पीकर वह उठी और बड़बड़ाती हुई बोली, अब अभय को फ़ोन कर ही देना चाहिए। उसे फ़ोन मिला ही रही थी कि संतोष उठकर बैठ गया। तुम जिंदा हो? उसे बैठा देखकर अचानक विभा के मुंह से निकला। तो क्या तुमने मुझे मरा समझ लिया था? संतोष बोला। डार्लिंग, मेरे शरीर में हलचल नहीं थी, पर दिल तो धड़क रहा था। लेकिन खुशी के अतिरेक में तुम्हें नब्ज़ देखने या धड़कन सुनने का भी ध्यान नहीं रहा। तुमने ऐसा क्यों किया विभा? जब तुम किसी और से प्यार करती थी तो मेरे साथ विवाह क्यों किया? तो क्या तुमने सब सुन लिया? कहते हुए अधम से बैठ गए। हाँ, तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए मुझे यह नाटक करना पड़ा था। अगर तुम उसके साथ रहना चाहती थी तो मुझसे एक बार तो कहा होता, मैं तुम दोनों को मिला देता। पर छिप छिप कर उससे मिलना क्या बेवफाई नहीं है? 10 महीने मेरे साथ एक ही कमरे में मेरी पत्नी बनकर गुजारने के बावजूद आज अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो क्या गारंटी है कल तुम उससे भी मुंह नहीं मोड़ लोगी? या सौरभ तुम्हें वही मान सम्मान दे पाएगा जो वह अपनी प्रथम विवाहित पत्नी को देता? जिंदगी एक समझौता है। सबको सब कुछ नहीं मिल जाता। कभी कभी हमें अपनों के लिए समझौते करने पड़ते हैं। फिर जब तुमने अपने माता पिता के लिए समझौता करते हुए मुझसे विवाह किया तो उस पर अड़ी क्यों नहीं रह पाई? अगर उन्हें तुम्हारी इस भटकन का पता चलेगा तो क्या उनका सिर शर्म से नीचा नहीं हो जाएगा? मुझे माफ़ कर दो संतोष, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। विभा ने उसके कदमों पर गिरते हुए कहा। अगर तुम इस संबंध को सच्चे दिल से निभाना चाहती हो तो मैं भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने को तैयार हूँ, और अगर नहीं तो तुम स्वतंत्र हो। तलाक के पेपर तैयार करवा लेना, मैं बेहिचक हस्ताक्षर कर दूंगा। पर इस तरह की बेवफाई कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उसी समय विभा का मोबाइल खनखना उठा। सौरभ, आइंदा से तुम मुझे ना तो फ़ोन करना और ना ही मिलने की कोशिश करना। मेरे वैवाहिक जीवन में दरार डालने की कोशिश अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कहते हुए विभा ने फ़ोन काट दिया था तथा रोने लगी। उसके बाद फिर फ़ोन बजा पर विभा ने नहीं उठाया। रोते हुए बार बार उसके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, प्लीज़ संतोष, एक मौका और दे दो। अब मैं कभी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। उसकी आंखों से निकलते आंसू संतोष के हृदय में हलचल पैदा कर रहे थे, पर संतोष की समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसकी बात पर विश्वास करे या ना करे। जो औरत उसे पिछले 10 महीने से बेवकूफ़ बनाती रही, और तो और जिसे उसकी अचानक मौत इतनी खुशी दे गई कि उसने डॉक्टर को बुलाकर मृत्यु की पुष्टि करने के बजाय अपनी प्रेमी को मृत्यु की सूचना ही नहीं दी, बल्कि अपनी भावी जीवन की योजना बनाने से भी कभी नहीं चुकी। उस पर एकाएक भरोसा करे भी तो कैसे करें? और जहाँ तक मौके का प्रश्न है, और उसे एक और मौका दे सकता है। आखिर उसने उससे प्यार किया है, पर क्या वह उसे वफा कर पाएगी या फिर से वह उस पर वही विश्वास कर पाएगा? मन में इतना आक्रोश था कि वह बिना विभा से बातें किए करवट बदल कर सो गया। दूसरा दिन सामान्य तौर पर प्रारंभ हुआ। सुबह की चाय देने के बाद विभा नाश्ते की तैयारी करने लगी थी तथा वह पेपर पढ़ने लगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा संतोष ने खोला तो सामने किसी अजनबी को खड़ा देखकर वह चौंका, पर उससे भी अधिक वह अंग दुख चौंका। वह कुछ कह पाता इससे पहले ही संतोष जैसे सब कुछ समझ गया
और विभा को आवाज़ देते हुए अंदर चला गया, पर कान बाहर ही लगे रहे। विभा बाहर आई। सौरव को खड़ा देखकर चौंक गई। वह कुछ कह पाता इससे पहले ही तीखे स्वर में विभा बोली, जब मैंने कल तुमसे मिलने या फ़ोन करने के लिए मना किया था, उसके बाद भी तुम्हारी यहाँ मेरे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। सौरव का उत्तर सुने बिना विभा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और किचन में चली गई। आवाज़ में कोई कंपन या हिचक नहीं थी। वह नहाने के लिए बाथरूम गया तो सब कुछ यथास्थान था। तैयार होकर बाहर आया तो नाश्ता लगाए विभा उसका इंतज़ार कर रही थी। नाश्ता भी उसकी मनपसंद का था, आलू के पराठे और मीठा दही। ऑफिस जाते समय उसके हाथ में टिफ़िन पकड़ाते हुए विभा ने सहज स्वर में पूछा, आज आप जल्दी आ सकते हैं? रीजेंट में पिक्चर लगी है, अच्छी पिक्चर है, देखूंगा। न चाहते हुए भी मुंह से निकल गया। गाड़ी स्टार्ट करते हुए संतोष सोच रहा था, वास्तव में विभा ने स्वयं को बदल लिया है क्या? जो भी हो, पर वह उसे एक मौका अवश्य देगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।